Hey guys, are you tired of the guessing game when it comes to investing? Do you want to make informed financial decisions that stand the test of time? Well, in this video, we are about to unravel the world of fundamental analysis. So, join us on a journey where numbers, data, and market insights come together to help you unlock the secrets of smart investing. So it's time to take your financial strategy to the next level. So stick around and let's dive into the fundamentals. Well, welcome to my channel, Vente with DJ, your trade digital jockey. Well guys, किसी भी एसेट को ट्रेड करने से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं उस एसेट के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन सारा डेटा मिल जाए. टेक्निकल एनालिसिस भी हम करते हैं, रियल टाइम बेस्ट होता है. बाकी हमें फंडामेंटल एनालिसिस भी करना चाहिए. ये दोनों चीज़ें एक साथ अगर हम किसी एसेट की करते हैं तो हमारे रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो जाते हैं. सो फंडामेंटल एनालिसिस का पॉइंट यही है, हमारा गोल यही है कि हमें उस एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू पता लग जाए, उस एसेट की हेल्थ क्या है, वो आगे फ्यूचर में हमें कुछ रिटर्न्स दे भी पाएगी या हमें लॉसेस देखने पड़ेंगे. सो अब हम इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट अ लॉट ऑफ डिफरेंट वैल्यूएशन रेशियोज़ which can help you determine the value of a company, whether it's undervalued or overvalued. So valuation ratios as in price to sales ratio, the second is price to earnings ratio, and the third one is price to book ratio. ये तीनों बहुत important है और अगर हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये तीनों चीज़ें चेक कर लेंगे तो हमें काफ़ी हद तक उस कंपनी की हेल्थ हमारे सामने वो पिक्चर बिल्कुल ओपन हो जाएगी. सो लेट्स बिगिन. लेट मी ओपन माय स्क्रीन. ग्रेट. सो गाइस, सबसे पहले यू नीड टू नो इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन. सो market capitalization tells you the value of a company. So it's the product of the shares outstanding with the share price. So किसी भी एसेट का अगर हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है तो हमें शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस. अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसके 100 मिलियन शेयर्स हैं एंड उसकी प्राइस जो है वो है ईच शेयर दैट्स $5. ओके. सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसमें सिंपल है, इसमें हम सीधा 100 मल्टीप्लाई बाय 5, सो ये सीधा 500 मिलियन आ जाएगा. सो ये हमारी मार्केट कैप आ गई उस एसेट की, उस स्पेसिफिक एसेट की. सो अब हमें प्राइस टू सेल्स रेशियो अगर हमें निकालना है, सो इसका फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स. सो अगर किसी भी एसेट की अगर पीएस रेशो अगर बहुत कम है, सो डैट मीन्स कि वो एसेट अंडर वैल्यूड है. डैट मीन्स अगर हम उसको लेते हैं तो उसके इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत अंडर वैल्यूड है. और अगर पीएस रेशो अगर ज़्यादा हो जाता है
उस एसेट का 1 से ज़्यादा है या काफ़ी ज़्यादा है, डैट मीन्स कि वो बहुत ओवर वैल्यूड है, तो उसके ड्रॉप होने के चांसेस उस एसेट के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं, यहाँ पे दो कंपनीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और दूसरी कंपनी है बी. ओके, सो ए का जो मार्केट कैप है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो है से 100 मिलियन. ओके, और बी का भी जो मार्केट कैप है वो भी हम 100 मिलियन ले लेते हैं, सेम है. ओके, दोनों का मार्केट कैप सेम है. अब ए का जो सेल्स है, सेल्स इसका हम देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी किसी भी क्वार्टर में या ईयरली, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी सेल्स है 50 मिलियन ए की, और बी की सेल्स है फॉर एग्ज़ाम्पल 200 मिलियन. ओके, सो अब हम ए का अगर हम पी एस रेशो निकालेंगे, सो डैट विल बी 100 divided by 50, which will come to 2. ओके, और अगर हम B का पी एस रेशो निकालते हैं, सो इट विल बी 100 divided by 200, which will be 0.5. सो यहाँ पे A का पी एस रेशो आया 2 और एसेट बी का आया 0.5. सो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा अंडर वैल्यूड है और कौन सा ओवर वैल्यूड है? सो जो हमारा एसेट बी है दैट्स अंडर वैल्यूड. सो यहाँ पे बी इज़ मोर वैल्यूएबल दैन ए. ऐसी हमें एसेट का पता लग जाता है. तो अगर कभी भी सेल्स इंक्रीज़ होती है, ध्यान रखना इस बात का, अगर सेल्स इंक्रीज़ होती है तो पी एस रेशो जो होगा वो डिक्रीज़ होगा, और अगर सेल्स डिक्रीज़ होगी तो पी एस रेशो इंक्रीज़ होगा. सो किसी भी एसेट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस में उसका पी एस रेशो चेक कर लो. अगर उसका 1 से कम है या बहुत कम है पी एस रेशो, सो ये बहुत अच्छा होता है. टिपिकली इट्स अंडर वैल्यूड एंड इट्स अ बाय. और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इट्स ओवर वैल्यूड, इट्स अ सेल. ग्रेट. सो जो ये नेक्स्ट रेशो है वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो. ये गाइस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. पहला है पी ई रेशो इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन divided by earnings, and the second one is share price divided by earnings per share, that's EPS. so इसका भी गाइज ऐसे ही होता है. अगर पी रेशो काफ़ी कम है, 1 से कम है, तो डैट एसेट इज़ अंडर वैल्यूड, और अगर पी रेशो ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो दैट्स ओवर वैल्यूड. सो हम इसका भी एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. ए है कंपनी और बी है कंपनी. अब जो ए है उसका शेयर प्राइस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स $50. ओके, और बी है उसका प्राइस है फॉर एग्ज़ाम्पल उसका भी $50 ही है. दोनों का $50 है, सेम है. ओके, और ए का जो EPS है दैट्स $10 अर्निंग्स पर शेयर. एक शेयर पे पर शेयर उसका $10 EPS है. और
एसेट बी जो है उसका ईपीएस हम ले लेते हैं $5। ओके, सो अब अगर हम इसका पी रेशो निकालते हैं, सो दैट विल बी 50 divided by 10, so that will come to 5. so A का जो PE रेशो है वो है 5। ऐसे ही हम B का निकाल लेते हैं, इट्स प्रीटी सिंपल। इट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 5, सो ये आ जाएगा 10। सो गाइज A का PE रेशो है 5, B का PE रेशो है 10। हालांकि दोनों 1 से ज़्यादा हैं, लेकिन कौन सी कंपनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपको क्या लगता है? जितना पीई रेशो कम होगा उतना ही अच्छा होता है, तो यहाँ पे ए इज़ मोर वैल्यूएबल देन बी। ओके, सो हम पीई रेशो से भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या कंपनी की हेल्थ है। और पहले तो हमने पीएस रेशो सीखा, वो भी चेक करो, पीई रेशो भी चेक करो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और एक और चीज़ होती है, जैसे ईपीएस हो गया, ईपीएस इज़ अर्निंग्स पर शेयर। इसको भी निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ओके, सो हम अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऐसे भी हम ईपीएस निकाल सकते हैं। अब ईपीएस जो होता है, अगर ईपीएस जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ओके, अगर वो पॉजिटिव है सो ये अच्छी बात है। ओके, इट मीन्स इट्स अ गुड थिंग। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है दैट्स प्रॉफिटेबल, वो प्रॉफिट में चल रही है। ओके, और अगर ईपीएस जो है वो हमारा आ रहा है नेगेटिव, सो इट्स बैड। दैट मीन्स कि वो जो कंपनी है इट्स नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट। ओके, सो गाइज ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना। अगर प्रॉफिटेबल वो कंपनी नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इट्स एक्सीडिंग द रेवेन्यू। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कमाई हो रही है $2000, ओके, और आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं 2500, सो यहाँ पे तो आपको माइनस में हो गया ना, ये तो आप लॉस में हो रहे हो, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, आपकी कमाई कम है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो ये सिनेरियो हमें कंपनी की हेल्थ, हमें ये चीज़ पिक्चर क्लियर कर देगा। सो ये चीज़ आप हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले चेक करें कंपनी का, जितना कम होगा उतना अच्छी बात है। ग्रेट, सो गाइस अब हम देखते हैं हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट रेशो, दैट्स प्राइस टू बुक रेशो। सो गाइस इसमें बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू इज़ द डिफरेंस बिटवीन tangible assets and the total liabilities. And guys, tangible assets is the difference between total assets and the intangible assets. अब guys, intangible assets would include patents and things that you cannot necessarily put a monetary value on. So वो सारे intangible assets हो गए। सो अगर हमें प्राइस टू बुक रेशियो निकालना है, ये दो तरीके से निकल जाएगा। एक फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय बुक वैल्यू, और दूसरा होता है शेयर प्राइस बाय बुक वैल्यू पर शेयर।
सो गाइस, जो इसमें अगर किसी एसेट की बुक वैल्यू अगर से पॉजिटिव है, सो दैट्स अ गुड थिंग, ओके। क्योंकि अगर पॉजिटिव है बुक वैल्यू, इसका मतलब है कि उसके टैंजिबल एसेट्स जो हैं वो उसके टोटल लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं। सो दैट्स वाई इट्स अ गुड थिंग। और अगर बुक वैल्यू जो है अपनी एसेट की, अगर वो नेगेटिव है तो इट्स नॉट गुड। इसका रीज़न इसलिए वो नहीं है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में है। दैट मीन्स टोटल लाइबिलिटीज़ उस एसेट की ज़्यादा है टोटल एसेट्स से। सो ये चीज़ हमें चेक कर लेनी चाहिए उस एसेट की, पॉजिटिव आ रहा है बुक वैल्यू या नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उससे हमें पहले ही पता लग जाएगा, हम उस एसेट से दूर रह सकते हैं जब तक कुछ चेंजेस नहीं होते, ओके। सो अब हम इसको भी एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कंपनीज़ ले लेते हैं, ए, बी और सी, ओके। सो इन तीनों कंपनीज़ का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल बुक वैल्यू पर शेयर वो मान लो इट्स $50, ओके। बी का भी $50 है और सी का भी हमारा $50 है, ओके। और जो शेयर प्राइस है वो ए का फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं $21, ओके। और बी जो अपना एसेट है उसका जो प्राइस है वो है से $51। और जो अपना सी एसेट है उसका हमारा प्राइस से $96 ले लेते हैं, $96। ग्रेट। सो अब इन एसेट्स का हम निकालते हैं पी बी रेशो, ओके। सो इसका जो पी बी रेशो होगा दैट विल बी प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। सो इसका निकलेगा 21 डिवाइडेड बाय 50, दैट विल कम टू अराउंड 0.42, ओके। ऐसे ही हम बी का भी निकाल लेते हैं पी वी रेशो। इसका होगा 51 डिवाइडेड बाय 50। सो ये हमारा आ जाएगा 1.02, ओके। ऐसे ही हम सी का भी निकाल लेते हैं पी वी रेशो। इट विल बी 96 डिवाइडेड बाय 50। So this will come around 1.92. Great. So guys, यहाँ पे हमारे पास 3 एसेट्स हैं, ए, बी और सी। ए का है 0.42 पी बी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो। बी का है 1.02 और सी का आया है 1.92। अब पी वी रेशो का भी ऐसे ही होता है, अगर कम है, जितना कम अगर होगा डैट विल बी अंडर वैल्यूड, और पी वी रेशो ज़्यादा है सो डैट विल बी ओवर वैल्यूड। सो जो एसेट बी है उसका है 1.02 जो कि 1 के पास है। सो द वैल्यू इज़ प्रीटी मच फेयर, ना ज़्यादा है ना कम है। सो इसका तो हम बोल सकते हैं इट्स अ फेयर वैल्यू, ओके। जो ए एसेट है वो हमारा काफ़ी कम है, सो इट विल बी अंडर वैल्यूड। और जो हमारा एसेट सी है ये काफ़ी ज़्यादा है, सो इट्स ओवर वैल्यूड। सो गाइज, ये इस रेशो से भी हमें
काफ़ी हद तक हमें एसेट का पता लग गया। सो आप कभी भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हो XYZ कोई भी एसेट है, उनके ये तीनों रेशियोज़ निकाल लो। जब भी अर्निंग्स रिपोर्ट आती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तीनों चीज़ें निकाल के तब आप अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हो उस एसेट को बिना टेंशन फ्री। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें दिमाग में रख के अगर अपने डिसीजंस लोगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है उस एसेट के अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने की उस एसेट में। ग्रेट। सो गाइस, हमने तीनों इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ समझ लिए, उनको कैसे कैलकुलेट करना है टू गेट इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस is a method of evaluating and analyzing the financial health and performance of a company, security, or market by examining various fundamental factors. Well, the ultimate goal of fundamental analysis is to estimate the intrinsic value of an asset and compare it to the current market price. If the intrinsic value is significantly higher than the market price, it may be considered undervalued and a potential buy. Conversely, if the intrinsic value is lower, it may be considered overvalued and investors may choose to sell or avoid the asset. So guys, यही गोल है, उसकी हमें वैल्यू, रियल वैल्यू हमें पता लग जाए। इन इन्फॉर्म्ड डिसीजन तभी हम अच्छे से ले सकते हैं। सो इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे रेशोज़ होते हैं। हम रेशोज़ तो देख सकते हैं, मैंने आपको तीनों रेशोज़ बता दिए, प्राइस टू सेल्स रेशो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो और प्राइस टू बुक रेशो। सो ये तीनों चीज़ें आप पक्का ज़रूर चेक करें। The next one is industry and market analysis. Well, analysis consider the industry and market conditions in which a company operates. Changes in these conditions can significantly impact a company's performance. So guys, ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें न्यूज़ में भी पता लगती हैं ये चीज़ें, कंडीशन कैसी है मार्केट की, इंडस्ट्री की। सो ये भी इम्पैक्ट करती है प्राइस को। The next is management and leadership. The quality of a company's management and leadership team is an essential factor. Strong and capable leadership can lead to better decision making and overall company performance. So कई बार हमें न्यूज़ अपडेट्स भी मिलते हैं कि एक कंपनी ने अपना CEO चेंज कर दिया, या टीम लीड, टीम मैनेजर, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। इससे हमें फंडामेंटल एनालिसिस में लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है। द नेक्स्ट थिंग इज़ इकोनॉमिक एंड मार्केट ट्रेंड्स. Analysts also assess broader economic and market trends that could influence the company's business operations. Factors like interest rates, inflation, consumer sentiment can impact a company's profitability. So ये भी काफ़ी ज़रूरी है। The next one is competitive position. Understanding a company's competitive position within its industry is vital. So companies with competitive advantages are better positioned to thrive. So हमें competition भी देखना है, कौन सी कंपनी के साथ चल रहा है। कई बार competition में बहुत अच्छे decisions कंपनी लेती है, न्यू creative ideas लेकर आती हैं। So that's also important. The next one is regulatory and legal factors. Companies are subject to various regulations and legal factors that can impact their operations and profitability. Analysts consider these when conducting fundamental analysis. So guys, legal factors भी होते हैं, ये भी हमें कई बार न्यूज़ से भी पता लग जाती हैं। बिल्कुल इनसाइडर तो सारी चीज़ नहीं पता लग सकती, लेकिन हमें हमेशा न्यूज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ न्यूज़ पे अपने डिसीजन मत लो, लेकिन अब अवेयर रहो चीज़ों के बारे में। द नेक्स्ट वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स.
So the indicators such as GDP growth, employment figures, and inflation rates are also considered because they can affect a company's performance. So इन्फ्लेशन रेट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, अगर ये बढ़ते हैं घटते हैं तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है. नेक्स्ट इज़ क्वालिटेटिव फैक्टर्स. Fundamental analysis isn't limited to financial data. Qualitative factors like brand strength, intellectual property, and market positioning can also be important. So, do consider that in mind. And, guys, it's important to note that fundamental analysis is often used in conjunction with other analysis such as technical analysis and sentiment analysis to make more well-rounded investment decisions. Additionally, the approach may vary depending on type of asset being analyzed, like it could be stock, bonds, currencies, etc. सो गाइज़, ये फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे सो गारंटी आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अपनी ट्रेडिंग में देखने को मिलेंगे. ग्रेट. सो गाइस, आई होप आपको फंडामेंटल एनालिसिस की पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हुई होगी. एंड गाइस, रिमेंबर, मास्टरिंग फंडामेंटल एनालिसिस टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस, but it's a valuable skill that can significantly impact your financial success. So do consider that in mind. And I guess that's the best place for me to stop this video. Well guys, if you found this video helpful, don't forget to like and subscribe and share with others who can benefit from these insights. Your support means the world to us. And guys, in my next video, I'll help you decode economics, micro and macro, which will help you understand the building blocks of the economy. So stay tuned for that. And guys, if you believe in the content that we create and you want us to grow, then consider making a donation to the above UPI address. Even a small contribution means a lot. We respect your choice. Well guys, that's all for today. You have a lovely time. Happy trading. Sayonara.